Hello friends, welcome back to Diplomatic Manthan. My name is Aman Singh. वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी में हम लोग ने काफ़ी कुछ स्टार्ट कर लिया था। फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, राइट। कुछ टाइप की राइट्स जो थी उनको भी डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था शंकरी प्रसाद केस, उसके बाद मैंने गोलकनाथ केस भी आपको बताया था। फिर केशव नंदा भारती केस में जिस हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट था उसने बोला था कि जो आर्टिकल 368 है उसका यूज करके हम लोग अमेंड कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। इस डिस्कशन को सर थोड़ा आगे लेके चलना है। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे, इस डिस्कशन को देखेंगे हम लोग को और क्या चीजें जानने की जरूरत है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो केशव नंदा भारती केस था, ये 1973 का केस है। 1973 का केस है, राइट। इसका जो जजमेंट एक्चुअली आया था वो 1973 में आया था। इस पे हम लोग को थोड़ा सा डिस्कशन करना है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्या चीजें हुई थी इसके बाद, एंड इन्होंने जो इस डिस्कशन को जो लेके आए थे इसमें क्या एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। ये पूरा हम लोग एक कहानी के माध्यम से पॉलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग ने सेम उसी तरीके से समझने की कोशिश की है या समझाने की कोशिश की है प्रिसाइजली से। तो अब मैं बताऊं अगर आपको कि जो केशव नंदा भारती केस का जो जजमेंट था, इसमें कुछ चीजें जो थी वो क्लैरिफाइड नहीं थी या उसको बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं समझाया गया था। और वो क्या चीजें थी, वो किस तरीके से एक लूप होल क्रिएट कर गई थी, वो चीजें हम लोग को देखनी है, राइट। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया केशव नंदा भारती केस के बारे में, तो ये जो केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था। जो सुप्रीम कोर्ट था उसने एक जजमेंट दिया था जिसमें उसने बोला था कि पार्लियामेंट जो है, मैं इसको बस शॉर्ट फॉर्म में आपको बोलूंगा, शॉर्ट फॉर्म में इसका जजमेंट आपको बस बताऊंगा कि ये जो पार्लियामेंट है इट कैन यूज आर्टिकल व्हाट, आर्टिकल 368 टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा कि ये जो आर्टिकल 368 है इसका यूज करके पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, राइट, छेड़छाड़ कर सकती है इससे। ये चीज हम लोग ने समझ लिया, और इसमें इंक्लूडिंग आपका फंडामेंटल राइट्स है, इंक्लूडिंग आपका फंडामेंटल राइट्स, इसको भी ये टच कर सकता है या चीज समझ सकता है। लेकिन इसमें एक लाइन आखिरी में जोड़ी इन्होंने। वो लाइन क्या थी, इन्होंने बोला ये सारी चीजें तो ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो 368 आर्टिकल का यूज करके अपना जो भी अमेंडमेंट लेके आना है उसको लेके आए, उसमें हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन सर एक चीज का ध्यान रखना होगा, पार्लियामेंट को जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी डिस्टर्ब। हमने ये चीज देख लिया कि ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई भी अमेंडमेंट ऐसा मत करना, कोई भी छेड़छाड़ ऐसी मत करना कि बेसिक स्ट्रक्चर ही हिल जाए। ठीक है, ये लाइन जब सब लोग ने सुनी तो सब लोग ने कहा ठीक है चलो, अब वहां से लोग चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ केसेस हुए जिसमें लोग चैलेंज करने लगे किस चीज को, जुडिशियल रिव्यू को। फिर कुछ लोगों ने चैलेंज किया कि सर हमारा जो देश है वो सेक्युलर नहीं रहना चाहिए, वो एक धर्म का होना चाहिए। ये सब चीजों पे अमेंडमेंट होने लगे। पार्लियामेंट भी देखो, अभी भी देखो, आप कई बार सुनते होंगे कि जो सेक्युलरिज्म है उसको हटाने की कई बार बात होती है। अब ये सारी चीजें क्या हैं, अगर हम सोचो, एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कि अगर आप सेकुलरिज्म हटा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको विद एन एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। आप ऐसे बताओ सर कि ऐसा, इन लोग ने फिर ऐसे मतलब कुछ चीजें जब चेंज हुई तो इन लोग ने ये जरूर पूछा कि भाई सर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर आपने बोला तो था उस टाइम पे, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का आपने नाम लिया, अब ये तो आपने क्लैरिफाई नहीं किया कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सेक्युलरिज्म है या क्या चीजें हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसने क्या चीजें बोली हैं वो हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आप ऐसा बताओ कि आप में से कोई ऐसा है जो एकदम एकदम बहुत ही बेहतरीन शेफ है, या अपने आप को मानता है कि मैं बहुत ही बेहतरीन शेफ हूँ, मैं जो डिश बनाऊंगा वो कोई और नहीं बना सकता। जस्ट अ सेकेंड, ऐसा कोई है जो इतना बेहतरीन शेफ है जो ये सोचता है कि अगर मैं कोई डिश बनाऊंगा तो उसको और कोई बना ही नहीं सकता, ऐसा कोई है सर, ऐसा कोई है।
मतलब ऐसा कोई भी इंसान या कोई भी स्टूडेंट जो कि ऐसा कुछ डिश बनाए जिसको और कोई बना ना पाए, उस तरीके की डिश कोई ना बना पाए। यूनिकनेस कुछ होती है ना। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं सर हूँ और मैं बना लेता हूँ मटन, और जो नहीं खाते हैं वो इसको मटर समझ सकते हैं। मटर समझ सकते हैं आप लोग इसको। अब देखिए, कहता हूँ मैं कि मेरे पास कुछ मैं ऐसी काबिलियत है कि मैं अगर ये डिश जो है इसको कुक करूंगा, अगर मैं इसको बनाऊंगा, तो मेरे जैसा और कोई नहीं बना पाएगा इसको। इस पर्टिकुलर डिश को मेरे जैसा तो कोई और नहीं बना पाएगा। ये एक अलग ही यूनिक रहेगा, राइट। तो अब मैं इसमें क्या डालता हूँ, मैं अपना सीक्रेट मसाला डालता हूँ, बाबूजी का मसाला। राइट, तो ये चीजें हुई। अब आप बताओ, आप कह रहे हो कि मैं ऐसा बनाता हूँ, इसमें क्या डालता हूँ मैं कुछ ना कुछ तो मसाले डालता हूँ ना। लेट से वो मसाले क्या हैं, आपके वो मसाले हैं, ये M1 मसाला 1, मसाला नंबर 2, मसाला नंबर 3, मसाला नंबर 4, मसाला नंबर 5, मसाला नंबर 6। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यही कुछ ऐसे मसाले हैं, इसमें कुछ मेरे ऐसे भी मसाले हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट मसाले हैं, बाबूजी के मसाले हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इसमें एक यूनिक टेस्ट आता है। एक यूनिक, कुछ एक ऐसा सीक्रेट मसाला है जिसमें, जिससे क्या होता है, इसमें एक यूनिक टेस्ट आता है। उसकी वजह से ही मेरा जो डिश है वो बाकी लोगों के डिश से अलग है। भाई देखो, बना तो सभी रहे हैं ये चीजें, क्या ऐसा थोड़े ना है कि सिर्फ मैं बना रहा हूँ, लेकिन सब बना रहे हैं और मैं बना रहा हूँ, उसमें एक बेसिक डिफरेंस है, एक यूनिकनेस है मेरे में, राइट। वो यूनिकनेस क्या है वो हमें जानना है। अब वो क्या है, आपने वो मूवी देखी है, वो चिकन खुराना? चिकन खुराना मूवी आप लोग ने अगर देखी है तो उस मूवी में एक कॉन्सेप्ट है, मतलब उस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, देयर इज अ डिश कॉल्ड चिकन खुराना। एक डिश है, एक पर्टिकुलर डिश है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिकन खुराना बोलते हैं। और वो बहुत फेमस है, मतलब वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस है। वो लिटरली इट इज अ वेरी फेमस डिश, जो कि जिसका नाम है चिकन खुराना। उसमें होता क्या है कि देर इज अ पर्टिकुलर पर्सन जिनका नाम है मिस्टर खुराना, ही यूज टू प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर चिकन। और वो जो उसमें कुछ वो ऐसा सीक्रेट मसाला डालते हैं जिसकी वजह से वो जो डिश है उनके नाम से फेमस हो गई है, चिकन खुराना, राइट। होता क्या है कि बेसिकली उनके जाने के बाद, उनके जब डिश बंद होने के बाद, वो उन्होंने जब बनाना बंद किया, तो वो एक्चुअली जो रेस्टोरेंट चलाते थे वो भी बंद हो गया। और वो जो पर्टिकुलर डिश थी वो कोई नहीं बना पाया उनके अलावा। वो सीक्रेट जो इंग्रेडिएंट था वो किसी को नहीं मालूम वो क्या था। और सब लोग लगे हुए थे कि क्या है यार वो इंग्रेडिएंट, क्या है, उसको ढूंढ के लेके आओ, ढूंढ के लेके आओ, सब लोग। लेकिन इसके बारे में पता किसको था, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस खुराना को पता था कि ये चीजें हैं क्या। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर सीक्रेट मसाला या इंग्रेडिएंट, ऐसा कौन सा मसाला डाल रहे हैं जो इतना वर्ल्ड फेमस हो गया। और उस मसाले का नाम सर आप जानो, उस मसाले का नाम था ओपियम। इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं अफीम। तो उसमें ये कुछ ऐसा मसाला डालते थे, वो जो लोग कहते हैं ना कि ये सर सीक्रेट मसाला है मैं नहीं बता सकता, वो कुछ ऐसा ही डालते होंगे अपने मसाले में। सो वो कुछ ऐसा मसाला डालते थे, और उसकी वजह से ये जो डिश थी वो वर्ल्ड फेमस हो गई थी, वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। अब आप ऐसे सोचिए, ये जो फेमस हुई डिश है, वो जो सीक्रेट मसाला लोग कहते हैं, वो बेसिकली यही होती होगी, कुछ ना कुछ यही होती है सर। अब अगर इस मसाले को, इस पर्टिकुलर डिश से रिमूव कर दिया जाए, तो फिर वो यूनिकनेस नहीं रहेगी। अगर इसको रिमूव कर दें तो इसका चिकन और इसका चिकन दोनों का सेम बनेगा, इनका मटर उनका मटर दोनों का सेम बनेगा। क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप सिर्फ मटर को उबाल ही रहे हो तो भाई कोई भी उबाले, बात तो सेम है ना। लेकिन अगर उसमें एक स्पेशल मसाला डाला जा रहा है इनके द्वारा और इनके द्वारा नहीं डाला जा रहा है, तो वो दोनों में एक यूनिकनेस लेके आएगा, राइट। तो यही जो यूनिकनेस है इसी के ऊपर हम लोग बात करना है। ये जो यूनिकनेस है ये इंपॉर्टेंट है, ये मसाला इज इंपॉर्टेंट। जैसे ये मसाला है आपका, है ना, ये ओपीएम एक मसाला है ना, ये जैसे मसाला है, उसी तरीके से अब अगर हम बात करें तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कुछ एक यूनिक मसालों के माध्यम से बना हुआ है। मतलब इसमें भी कुछ मसाले यूज हुए हैं जिसके बाद हम लोग क्या बना पाए हैं, अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बना पाए हैं। अब वो मसाला क्या है आइए वो जानते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा मसाला है, जैसे हमने बोला कि कौन से मसाले हैं, तो सर हमारे पास है मसाला नंबर 1, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे पास है मसाला नंबर 2, सेक्युलरिज्म। हमारे पास है मसाला नंबर 3, जुडिशियल रिव्यू।
हमारे पास है मसाला नंबर 4 फेडरलिज्म, हमारे पास है मसाला नंबर 5 रिपब्लिक, राइट। इस तरीके से जो है हमारे पास सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। हमारे पास 6 भी है, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे जो मसाले हैं, और भी मसाले हैं बट मैं यहाँ पे आपको सिंपली इतने में बता रहा हूँ। जस्टिस ले सकते हो, रूल ऑफ लॉ ले सकते हो, ये सारे मसाले हमारे पास इंग्रेडिएंट के तौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पड़े हुए हैं। होता क्या है कि ये जो मसाले हैं सर, ये जो हमारे पास जितने भी ये हमारे पास मसाले हैं, इनका जब ब्लेंड करोगे, इनको एक साथ मिलाओगे, जब ब्लेंड होगा ये दोनों, ये सारे मसाले जो होंगे एक साथ ब्लेंड होंगे, तब हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा क्या? अपना यूनिकनेस। यूनिकनेस किस चीज की यूनिकनेस दिखेगी? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों यूनिक है? क्योंकि उसके पास है मसाला नंबर 1, जिसका नाम है क्या? सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। किसी एक के हाथ में पावर नहीं है, सेपरेट हुई है पावर्स। अगर एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, तीनों में जो पावर्स हैं वो सेपरेटेड हैं, सबको चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। हमारे पास क्या है? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक क्यों है? क्योंकि हमारे पास है मसाला नंबर 2, दैट इज व्हाट? सेकुलरिज्म, राइट। हमारे पास यूनिकनेस क्यों है? क्योंकि हमारे पास है जुडिशियल रिव्यू। हमारे पास यूनिकनेस क्यों है? क्योंकि हम रिपब्लिक हैं, हम फेडरल हैं। इस वजह से हमें सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। इसीलिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है, राइट। इसीलिए वो सबसे ज्यादा अलग है, दैट्स द रीजन। ये चीजें चलो हम लोग को समझ में आ गया। होता क्या है कि अब ये जो पर्टिकुलर ब्लेंड है ये हमें और कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखने के लिए मिलता, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखने के लिए मिलता, इनफैक्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने के लिए नहीं मिलता है। ये जो ब्लेंड है ये सिर्फ और सिर्फ किस में देखने के लिए मिलता है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड दैट्स द रीजन विच इज मेकिंग आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज यूनिक। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों यूनिक बन रहा है? इन्हीं मसालों के वजह से बन रहा है। ऐसे समझिए आप कि अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में यू विल नॉट गेट दैट टेस्ट। आपको पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में वो मजा नहीं आएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक मसाला है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्युलरिज्म। लेकिन उनके पास ये मसाला नहीं है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ोगे, जो हमें उनसे अलग बनाता है, हमारे पास कौन सा स्पेशल मसाला है? हमारे पास है सर रिपब्लिक, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के पास नहीं है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम सारी चीजों को देख रहे हैं। ये चीजें हमें समझ में आ गई हैं क्योंकि उनके पास कुछ मसालों की कमी है जो हमारे पास नहीं है। और इंडिया में तो भाई स्पाइसेस के लिए ही लोग आए ही थे, राइट। तो मसाले का एग्जाम्पल लेके हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ये समझ सकते हैं। ये हमारी बात हो गई इन कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये दीज आर ऑल द पार्ट्स टुगेदर विच टुगेदर मिक्स एंड दे गिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ यूनिक फ्लेवर। एक ये सारी चीजें जो मसाले हैं वो एक साथ मिक्स होते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक फ्लेवर देते हैं। एक होता नहीं, एक पर्टिकुलर फ्लेवर आना, पर्टिकुलर एक फ्लेवर आता है, राइट। वो यूनिक टेस्ट जो होता है वो बाकी जगह पे क्या होता है? मिसिंग होता है। और इसीलिए देयर इज अ डिफरेंस, इसीलिए देयर इज अ डिफरेंस इन देयर टेस्ट एंड आवर टेस्ट। इसीलिए जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके टेस्ट में डिफरेंस है और हमारे टेस्ट में थोड़ा सा हमें यूनिकनेस या डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, दीज टुगेदर गिव यूनिकनेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल ऑफ देम टुगेदर यू कॉल इट एज व्हाट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यही जो पर्टिकुलर चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो कंपोनेंट्स है ना, ये जो कंपोनेंट्स हैं, these together give uniqueness। मतलब ये साथ में होंगे तभी यूनिकनेस दे रहे हैं, राइट। ये साथ में यूनिकनेस दे रहे हैं किसको? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिकनेस दे रहे हैं। और इन सब को अगर साथ में रख दिया जाए, all of them together we call it as what? Basic structure of what? Indian Constitution, राइट। अब देखो ये चीजें हम लोग ने समझ ली कि पर्टिकुलर जो चीज है
वो हमें समझ में आ गई। अगर हम लोग ने अपने मसाले में से सेकुलरिज्म हटा दिया, अगर मान लो हम लोग ने ये सेकुलरिज्म जो है इसको हटा दिया, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसकी तरह लगने लगेगा? सर पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। अगर हम लोग ने इसमें से रिपब्लिक हटा दिया तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसकी तरह दिखने लगेगा? सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह दिखने लगेगा। सोचिए हमने अगर इसमें से फेडरलिज्म हटा दिया तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा नहीं दिखेगा। इट विल बी सीन एज अ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है उस तरीके से लगेगा। तो ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं, ये जो ब्लेंड ऑफ मसाले हैं, इन सारे मसालों को साथ में मिलाया जब हम लोग ने, जब सारे मसालों को साथ में मिलाया तब जो हमें यूनिकनेस दिखी, इसी को हम लोग साथ में क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें और भी है, रूल ऑफ लॉ ले लो आप, राइट, एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर बाय लॉ, ये सारी चीजें जो है ये हमारे क्या है? ये हमारे पर्टिकुलर क्या है? जुडिशियल रिव्यू हो गया आपका, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, रिपब्लिक हो गया, ये जो सारी चीजें, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, ये हमारा क्या है? इन सबको साथ में हम लोग क्या बुलाते हैं? इन सबको हम लोग साथ में बुलाते हैं अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट नहीं दी थी, इट हैवंट गिवन अ वन लिस्ट की एक लिस्ट पकड़ो और इसमें लो सारे हमने आपको दे दिया कि ये पकड़िए सारी लिस्ट है आपकी, दीज आर द लिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आपका बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट जो है वो टाइम टू टाइम हमको बताता रहता है कि सर ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट। जैसे मिनर्वा मिल केस में उसने जुडिशियल रिव्यू को बताया कि इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से केस वाइज केस वो बताता रहता है कि सर दिस इज अ पर्टिकुलर बेसिक स्ट्रक्चर, दिस इज पर्टिकुलर बेसिक स्ट्रक्चर। इस तरीके से टाइम टू टाइम चीजें हम लोग को पता लगती रहती हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है। इस तरीके से हम लोग ने जाना कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया हुआ, राइट। सो अब होप आपको ये चीज प्रॉपरली क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब जानेंगे हम लोग किस बारे में? अब हम लोग जानते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन और उसका आपको आंसर देना है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप घर से थोड़ा बहुत पढ़ के बैठे हुए हो, राइट, थोड़ा सा आप पढ़ के ही बैठे हुए, इस वजह से मैं जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछने की हिम्मत कर भी रहा हूँ। योर क्वेश्चन इज वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं? मतलब कहने का है वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं? सिटीजन्स के लिए। What are the fundamental rights that are available only to citizens? Only to citizens। वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं? इसका आंसर दीजिए। इसका अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो जो आंसर है इसका, इट इज व्हाट, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो हमारे सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। जैसे आर्टिकल हमारा 15, आर्टिकल 15 हो गया, देन आर्टिकल 16, उसके बाद हमारा 19, 29 एंड 30। दीज आर द फंडामेंटल राइट्स दैट आर अवेलेबल ओनली फॉर सिटीजन्स, और जो रेस्ट हैं दैट आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर, राइट। बट ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किसको अवेलेबल है? ओनली टू सिटीजन, ओनली टू सिटीजन, ओनली फॉर सिटीजन्स, राइट। अब आइए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फंडामेंटल राइट्स का मेजर स्टेप जो हम लोग को लेना था, मेजर टॉपिक जो बात करनी थी। अब ये जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े लंबे चलेंगे, राइट। जैसे इसमें आपको 3, 4, 5 लेक्चर के ऊपर ही लगने वाला है। फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। मतलब हर साल आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर एरिया से। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज अ वेरी क्रूशियल टॉपिक जिसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 14। अब ऐसे ही हम लोग करते हुए चले जाएंगे, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे करते हुए हम लोग सारे जो आर्टिकल्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 14। एंड आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 स्टेट्स दैट, जो स्टेट होता है हमारा, इट स्टेट्स दैट, मैं इसको व्हाइट कलर से लिखता हूं, जस्ट अ सेकेंड। जो आर्टिकल 14 है
वो बोलता है स्टेट शैल नॉट डिनाई any individual, deny to any individual पहला क्या है, क्या चीज नहीं डिनाई करना चाहिए सर? फर्स्ट थिंग इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और दूसरा क्या है सर? सर दूसरी जो चीज है वो क्या है सर? वो है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके थ्रू हमें कुछ और चीजें भी देखने के लिए मिलती हैं, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट इसको मैं डिस्कशन करूंगा विद एन एग्जाम्पल, या विद एन ऐसा एग्जाम्पल जो रियल लाइफ होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू इसको बात करने की कोशिश करेंगे। Let's say there are some बच्चे, childrens, there are some childrens या there are some persons, जैसे जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है राम, दूसरा आप जानते हो श्याम, फिर कौन आता है? फिर आता है घनश्याम, और फिर हमारे पास आता है कौन? बाबू। अब ये जो है, ये कौन है? ये सर ऐसे बच्चे हैं जो एक साथ पैदा हुए थे, मतलब ये जुड़वा है सारे बच्चे। और दूसरी बात, इनके जो डिफरेंसेस है वो समझ लो 1-1 मिनट का है, तो इनकी एज जो है वो सेम है, एज जो है वो सेम है, और इनके पेरेंट्स भी सेम है, पेरेंट्स भी इनके सेम है। हमने कुछ देखा इसमें, हमने इन लोग में एक चीज देखी कि ये जो राम है ना, राम है, इन लोग की एज वगैरह सेम है, अपब्रिंगिंग वगैरह सेम है, पेरेंट्स सब कुछ सेम है। बस फिर भी हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है? हम लोग को देखने के लिए मिलता है ये जो मिस्टर राम है, ये कंसिस्टेंटली बचपन से लेके 12th क्लास तक या उससे ऊपर भी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बार बार 99.99% लेके आ रहे हैं, हर बार 99%। उसी तरीके से श्याम है, वो 85% कंसिस्टेंटली लेके आ रहा है, एंड जो घनश्याम है वो बेचारा 75 ला रहा है। बट जो बाबू है यार, वो ना पीछे रह जा रहा है, एंड ही इज गेटिंग ओनली 33%। वो सिर्फ और सिर्फ 33% लेके आ रहा है, राइट? फिर भी पास तो हो ही जा रहा है, और कोई इसमें दो राय नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी शॉकिंग बात नहीं है कि ये IAS ऑफिसर बन जाए। सो ही कैन बी, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो इस तरीके के इन लोग के मार्क्स आ रहे हैं, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है, माई क्वेश्चन इज फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो स्पेशल होगा या मोस्ट लवेबल चाइल्ड होगा? हु विल बी द मोस्ट लवेबल चाइल्ड फॉर पेरेंट्स? पेरेंट्स के लिए इन चारों में सबसे लवेबल चाइल्ड जो होगा वो कौन होगा? सबसे ज्यादा वो प्यार किसको करेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। फॉर पेरेंट्स, जो भाई चाइल्ड है उसमें सबसे ज्यादा लवेबल कौन होगा? आई नो 99% यही कह रहे होंगे कि राम, बट सर ऐसे समझिए, ये एक क्या है, ये आइडियल पेरेंट्स हैं। आइडियल पेरेंट्स जैसे होते हैं, तो इनके लिए नो चाइल्ड इज स्पेशल, चाइल्ड इज स्पेशल इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। कुछ भी होगा, पेरेंट्स के लिए तो सारे बच्चे क्या होंगे? बराबर ही होंगे, राइट? सारे बच्चे जो होंगे वो क्या होंगे? वो इक्वल होंगे, वो इक्वली लवेबल होंगे, उनको इक्वली प्यार मिलेगा। अगर राम जो है उसको 99% मिल रहा है, 99% लाने की वजह से कोई ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, और बाबू को 33% लाने की वजह से ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ऐसे भेदभाव किया जाए या कोई ऐसा इल ट्रीटमेंट मिले, राइट? ये हमने देखा। अब ऐसे समझिए ना कि आप, राम जाता है मूवी, राम ने एक दिन क्या किया? कॉलेज बंक किया और वो जाता है मूवी देखने। मूवी देखने का मन उस दिन पिताजी का भी था, पिताजी भी गए। अब अगल बगल बैठे हैं तो ऐसा नहीं है ना पिताजी ये कहेंगे कि नहीं बेटा तुम 99% लाए हो, कोई बात नहीं, देखो मूवी। ही विल बी ऑल्सो ट्रीटेड जिस तरीके से, उसी सेम तरीके से बाबू विल ऑल्सो बी ट्रीटेड। ऐसा तो नहीं है कि भाई पिताजी बोलेंगे कि नहीं राम तुम तो 99% लेके आए हो, तुम मूवी देखो, मैं तुम्हारे बदले का बाबू को मार के आता हूँ। ऐसा तो नहीं करेंगे, राइट? तो दिस इज अ थिंग, मतलब नो चाइल्ड इज स्पेशल, एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली फॉर पेरेंट्स, बिकॉज दीज आर अपना कौन सा, दीज आर व्हाट? आइडियल पेरेंट्स। चलो ये चीज हम लोग ने समझ ली। अब
ये चीज अगर आपने समझ लिया ना, तो कुछ ऐसा ही हमको देखने के लिए मिलता है कहाँ पे, हमारे लॉ में। हमारे जो लॉ है ना, इसमें भी हमको देखने के लिए कुछ ऐसा ही मिलता है। अब लॉ के भी कुछ बच्चे हैं, और लॉ के जो बच्चे हैं वो कौन है? सबसे रिचेस्ट कौन चल रहा है इस टाइम? अडानी। फिर आ जाते हैं हमारे अंबानी। फिर उसके बाद हमारे आते हैं टाटा, बाटा, और तीसरा ले लेते हैं चाटा। चलो, ये चीजें हैं भाई हमारे पास, ये लोग हैं मेन। हमें अडानी और चाटा से मतलब है। ही इज वॉट? ही इज रिचेस्ट एंड ही इज रिच। ही इज ओके 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 ओके, ही इज ओके एंड ही इज पुअर। बेचारा पुअर है। मेन हमको इन दोनों से ही मतलब है। अब लॉ जो होगा, लॉ इज देयर टू डील विद देम। जो लॉ होगा वो इनसे डील करेगा, और किस तरीके से डील करेगा वो हमको देखना है, राइट। अब देखिए, अडानी जैसे हैं, अडानी रिचेस्ट हैं, तो क्या लॉ इनके लिए लीनियंट हो जाएगा क्या? अगर जो अडानी भाई साहब हैं वो रिचेस्ट हैं, मैं थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं, जो लिखा है हम लोग उस पर बात कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा आई मीन इसको आप समझ रहे होगे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए। जो लिखा है उसके ऊपर हम लोग को बात करना है, उसके ऊपर डिस्कशन करना है। तो ये जो अडानी है, अगर ये रिचेस्ट है, तो क्या लॉ इनके लिए लीनियंट हो जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लॉ इनके लिए लीनियंट नहीं होगा। लॉ वैसा ही रहेगा जैसा नॉर्मल के लिए होता है। ऐसे सोचिए, अगर कोई भी मर्डर करते हैं अगर अडानी, तो इनके ऊपर क्या लगेगा? 302, पिछले वाले के हिसाब से 302। ये भी किया मर्डर तो 302, एंड सबके ऊपर यही सेम धाराएं लगेंगी। आईपीसी आईपीसी आईपीसी, सीआरपीसी सीआरपीसी सीआरपीसी, सबके ऊपर सेम लॉज लगेंगे। अगर इन्होंने मर्डर किया है तो ऐसा ही काम होगा, राइट। कोई भी ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, कहने का सिंपल ये मीनिंग है, राइट। तो ये चीजें हम लोग ने देखी। कहने का सिंपली अगर मैं बताऊं, तो लॉ इज नॉट इम्प्रेस्ड बाय योर बैंक बैलेंस। लॉ जो होता है वो आपके बैंक बैलेंस को देख के हवाबाजी नहीं करने लगता, या लॉ आपके जो बैंक बैलेंस को देखता है तो उससे इंप्रेस नहीं होता। उसको फर्क नहीं पड़ता तो कि आप रिचेस्ट हो या आप पुअरेस्ट हो, उसको एकदम फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर इंडिया में रह रहे हो एंड यू हैव वायलेटेड लॉ, तो लॉ जो भी आपने वायलेट किया है, जो भी आपने क्राइम, हीनियस क्राइम किया है, उसके ऊपर आपको सजा मिलेगी। एंड फिर वो पुअर हो या रिचेस्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, राइट। थ्योरेटिकली अगेन ये चीजें हम लोग ने देखी। अब ऐसे समझिए ना कि कोई भी ऐसा, नो बडी इज स्पेशल इन द आई ऑफ लॉ। सिंपली मीनिंग इज नो बडी इज स्पेशल इन द आई ऑफ लॉ। लॉ के नजरों में कोई भी स्पेशल नहीं है। रिच हो, पुअर हो, सब उसी के बच्चे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप रिच हो तो सर आप 4 मर्डर करके आ जाओ, लेकिन तुम पुअर हो तो तुम किसी को देख भी नहीं सकते। ऐसा नहीं होगा, राइट। ऐसा नहीं होता है। तो ये चीजें हैं। ऐसा लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नॉर्थ इंडिया से हो, आप रिच हो, आप मेजोरिटी से हो, आप कुछ भी हो सर, काले हो गोरे हो, कोई मतलब नहीं है लॉ को। लॉ इज ओनली अ लॉ जिसमें वो देखता है कि ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, राइट। तो इट इज नोन एज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इट इज नोन एज व्हाट? ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसी को हम लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ कहते हैं। अभी हम लोग ने ये जो पढ़ा ना कि इसमें भाई 2 चीजें पढ़ी थी, इक्वल बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो यही होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। लॉ की नजरों में सब लोग क्या है? इक्वल हैं। सब लोग क्या है? इक्वल हैं। ये चीजें हम लोग ने देखी। अब आप देखो ना, आप डीएम हो, आप पीएम हो, आप सीएम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कानून तोड़ा है तो उसका जो सबक है या सजा है, कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। कहने का सिंपली मीनिंग ये है, राइट। तो ये हम लोग ने पर्टिकुलर देख लिया। अब अगर ये चीज आपने सुन लिया है, ये चीज समझ लिया है, तो सर आप बताओ मुझे, ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये आपको सुन के कैसा लग रहा है? ये नेगेटिव वर्डेड लग रहा है या पॉजिटिव वर्डेड लग रहा है? सुन के कैसा लग रहा है कि नेगेटिवली वर्डेड है या पॉजिटिवली? देखो, कहने का सिंपल मीनिंग है कि ये थोड़ा सा क्या लग रहा है? नेगेटिव वर्डेड। क्यों? बिकॉज ये क्या कर रहा है? ये आपसे जो आपके प्रिविलेजेस है उसको छीन रहा है। किसकी नजर में? अपने खुद की नजर में। लॉ के नजर में आप एक आम आदमी ही हो। यही चीज ये कहने की कोशिश कर रहा है। इट इज अ एब्सेंस ऑफ, किसी चीज की एब्सेंस होना। तो ये नेगेटिव वर्डेड है, बट
इसका जो आइडिया है वो पॉजिटिव है, लेकिन वर्डिंग जो इसकी है वो नेगेटिव है। ओके, ये भी हम समझ गए। कहाँ से लिया है सर हमने सर ये लिया है इंग्लैंड से, हमने इसको इंग्लैंड से लिया है। अब लेकिन आपको, हमें ये तो उम्मीद है कि आपको ये चीज जो मीनिंग है वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था जो ओरिजिनेट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था। ये सारी चीजें देख ली हम लोग ने। अब चलिए, हमने देखा कि सर इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है हम लोग ने देख लिया। अब इसमें जानते हो क्या होता है? इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। डेफिनेटली एक्सेप्शंस होंगे। क्यों होंगे? जैसे आपने कभी भी देखा है कि जो प्रेसिडेंट या गवर्नर होते हैं इनके पास कुछ ना कुछ वो होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं, राइट? उसके ऊपर बात करते हैं। बट उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन इज, presidential action can be questioned in the court of law or not? PNTIAL, presidential action can be questioned in the court of law or not? Yes or no? सर ये क्या है? Yes or no? ये चलो, ये बताओ आप। दिस इज योर क्वेश्चन और इसको बताओ। इसको मैं और इजी ही कर देता हूं। चलो, इसको मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूं। माय क्वेश्चन इज, प्रेसिडेंट और गवर्नर आर आंसरेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ और नॉट? प्रेसिडेंट या गवर्नर आर आंसरेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ और नॉट? बताइए सर, यस और नो, इसमें बताइए। ये ट्रू और फॉल्स में हो गया, ट्रू और फॉल्स। ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा इजी कर दिया है सर। डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा ये सबको पता होना चाहिए। इट इज वेरी मच नॉर्मल। फॉल्स सर। जो प्रेसिडेंशियल और गवर्नर का जो भी आपका, दे आर नॉट आंसरेबल फॉर देयर एक्शंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब इसको समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दे आर नॉट आंसरेबल, इसको मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसको मैं आपको अब समझाऊंगा। देखिए, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉट आंसरेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दे आर नॉट आंसरेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर व्हाट दे डू। उन्होंने जो काम किया है या उनके जो एक्शंस है उसके लिए दे आर नॉट आंसरेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दे आर नॉट आंसरेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बट जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर होते हैं, दे हैव डन, जो भी दे हैव डन उसके लिए तो दे आर नॉट आंसरेबल। बट दैट कैन बी क्वेश्चन, जो उन लोग ने काम किया है। समझे? मतलब नहीं समझे होगे, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट जो था वो ऐसा हो गया है, मतलब पैराडॉक्स टाइप का हो गया है। बट डोंट वरी, मेरा कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि आप ये समझो कि ये प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रेसिडेंशियल रूल लगाया। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। इन्होंने क्या किया? इम्पोज किया क्या? प्रेसिडेंशियल रूल। अब कहने का सिंपल ये मीनिंग है मेरा, पूछने का आपसे, कैन दिस बी क्वेश्चन इन कोर्ट? क्या ये कोर्ट में क्वेश्चन हो सकता है? कैन दिस बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ? अरे यस सर, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, जहां पे बिहार प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया गया था, बट वो जो है वो कोर्ट ने बोला कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। बहुत बार ऐसा हुआ है। तो इट कैन बी क्वेश्चन इन पर्टिकुलर कोर्ट ऑफ लॉ। बट ये डिसीजन जो कि प्रेसिडेंशियल रूल लगा रहे हैं, इसके लिए आप प्रेसिडेंट को कोर्ट नहीं ले जा सकते हो। कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि ये तो आप, चलो ठीक है, ये तो प्रेसिडेंशियल जो एक्शन था, ये जो एक्शन है, इसको आप पर्टिकुलरली कर सकते हो कि आप लेके जाओ कोर्ट तक। लेकिन इसके लिए, इस एक्शन को करने के लिए, इस एक्शन को लेने के लिए, आप प्रेसिडेंट को नहीं ले जा सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में। सिंपल सा चीज है ये। मतलब what president has done can be questioned in a court of law, but for doing this you cannot take precedent to a court। समझ में आ गया? जो प्रेसिडेंट ने किया है वो आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन प्रेसिडेंट को उसकी करने के लिए आप उसको कोर्ट तक नहीं ले जा सकते हो, राइट? तो सिंपल सी मीनिंग ये है। अब देखो होता क्या है, ऐसे समझ लीजिए इसको, विद एन एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं एवरीथिंग। आप ऐसे समझो कि, आप आईएएस ऑफिसर हो आप, राइट? अब होता क्या है कि आईएएस ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होता है, यू विल बी अपॉइंटेड एज आईएएस ऑफिसर्स।
सबको भाई लेटर वगैरह मिल गया, अपॉइंटमेंट हो गया। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में पता लगता है कि ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है इसमें कुछ गलतियां हैं या इसमें कुछ जालसाजी है, ऐसा कुछ आता है बाद में, पता लगता है बाद में, ये चीज अपॉइंटमेंट होने के बाद ये पता लगता है। तो वो क्या होगा, वो अपॉइंटमेंट जो होगा उसको कैंसिल किया जाएगा ना, वो अपॉइंटमेंट कैंसिल किया जाएगा। अब अगर वो अपॉइंटमेंट कैंसिल किया जा रहा है, वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ, तो आप इसके लिए प्रेसिडेंट को कोर्ट नहीं ले जा सकते हो। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ प्रेसिडेंट, क्योंकि देखो ऑल द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आर डन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ओनली। जो हमारा सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही तो होते हैं। तो मेरा कहने का सिंपल मीनिंग है, इसके लिए आप प्रेसिडेंट को कोर्ट थोड़े ना ले जा सकते हो। अपॉइंटमेंट गलत हुआ है, उस एक्शन को आप चैलेंज करिए कि ये जो अपॉइंटमेंट पे हुआ है ये गलत है, लेकिन इसके लिए आप प्रेसिडेंट को कोर्ट नहीं ले जा सकते हो, राइट। दिस इज वन थिंग। अब ऐसे समझिए, ये चीज हम लोग ने समझ ली। अब मान लीजिए कि यू आर अ प्रेसिडेंट और आपने मर्डर कर दिया। मेरा क्वेश्चन है कि यू आर अ प्रेसिडेंट, आपने मर्डर कर दिया, तो कैन यू बी कॉल्ड इन अ कोर्ट? क्या आपको कोर्ट बुलाया जा सकता है? सर नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बुलाया जा सकता है। बट देखो, एक तो आपके मर्डर करने का तरीका अलग है क्योंकि आप प्रेसिडेंट हो, राइट। तो आपको कोर्ट नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि आप क्या हो, प्रेसिडेंट। सर प्रेसिडेंट तो आपको नहीं बुलाया जा सकता है। What I'm trying to say is no criminal case can be, no criminal case whatever is the nature, कोई भी नेचर का हो, क्रिमिनल केस अगर है तो वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट स्टार्ट नहीं हो सकता। आप कोई भी क्रिमिनल केस प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट नहीं चला सकते हो, राइट। चलो ये भी हम लोग ने समझ लिया। अगर आपको अब मर्डर करना है तो आप पहले क्या बनो, प्रेसिडेंट बनो या गवर्नर बनो, फिर मर्डर करना। बट जब भी, जिस दिन भी आप वो कुर्सी छोड़ोगे, प्रेसिडेंट या गवर्नर की जो कुर्सी होती है उसको आप उससे छोड़ोगे, या व्हेन यू विल नॉट बी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, देन दे विल कैच यू। तब तो आप आम आदमी बने एंड देन दे विल कैच यू, और फिर जो शुरू होगा वो होगा मंजूर खुदा होगा। फिर क्या शुरू होता है सर? फिर शुरू होता है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, और फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ बिल्कुल लागू होता है। तो यहाँ पे कुछ प्रिविलेजेस भी मिले हैं, यही मैं बता रहा था कि दीज आर सम एक्सेप्शंस टू दिस पर्टिकुलर थिंग। इक्वालिटी बिफोर लॉ का कुछ एक्सेप्शंस है, बट वो भी कुछ हद तक ही एक्सेप्शंस है। वो जो एक्सेप्शंस है वो भी पर्टिकुलर हद तक ही है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है। आपको अगर मान लीजिए कि आप एक बार प्रेसिडेंट बन गए तो आप जिंदगी भर मर्डर करते रहोगे, ऐसा नहीं है ना कि आप प्रेसिडेंट हो 4 मर्डर कर लो भाई तुम नॉर्मल इंसान हो, नहीं तुम नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो ये चीजें जो है, दिस इज पर्टिकुलर थिंग। अब मेरा क्वेश्चन एक और है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कैन सिविल केस बी स्टार्टेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर? कैन सिविल केस बी स्टार्टेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर? प्रेसिडेंट या गवर्नर, यस सर, बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रायर में आपको कितने महीने, 2 महीने पहले, प्रायर 2 मंथ्स नोटिस आपको देनी पड़ती है। आपको नोटिस देनी पड़ती है, ये सिविल केस स्टार्ट करने से पहले 2 महीने पहले आप इसकी अगर नोटिस दे देते हो तो ये सिविल केस जो होता है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट आप जो पर्टिकुलर क्रिमिनल केस होता है उसको स्टार्ट नहीं किया जा सकता, राइट। होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं, ये चीजें समझ में आ गई हैं, तो आप एक और चीज समझिए। अब ये समझो कि ये क्या है हमारा, ये हमारे क्या है, अडानी, ये हमारे क्या है, अंबानी, फिर हमारे टाटा भाई साहब आ गए, बाटा आ गए, और फिर आखिरी में आ गए चाटा। हमें बात इनसे ही कर रहे हैं हम लोग। ये क्या है, रिचेस्ट हैं, ये रिचेस्ट है, और ये क्या है, पुअर है। और ये हमारा आ गया लॉ, ये हमने क्या दिखा दिया, लॉ। अब फॉर लॉ हु इज स्पेशल, फॉर लॉ हु इज स्पेशल, नो वन सर, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। जो सब लोग हैं वो क्या है, वो इक्वल रहेंगे। लॉ के लिए कोई भी स्पेशल नहीं है, ऑल आर इक्वल। ये चीज हम लोग ने समझ लिया। और इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ सर ये है कि जब कोरोना का टाइम आया था तो सभी लोग घर के अंदर थे, फिर वो टाटा हो या अंबानी हो या अडानी हो। अब वो अलग बात है कि दे आर रिचेस्ट, सो घर के ऊपर हेलीपैड से घूम फिर के कहीं आ गए, वो अलग टॉपिक है। बट हम लोग ने देखा था कि चाटा भी घर के अंदर था, ही वॉज फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर रूल जो हमारा लगा था, राइट। और हमें ये भी पता है कि अंबानी वॉज ऑल्सो इनसाइड हिज हाउस ओनली, राइट।
तो ये चीज जो थी, ये हमने देखा कि दिस इज एन एग्जाम्पल जहां पे हमें पता लगा कि लॉ के लिए ऑल आर इक्वल, और लॉ सब लोग कौन हो रहे हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग लॉ को फॉलो भी कर रहे हैं, लॉ को फॉलो भी कर रहे हैं सब लोग, राइट। तो ये चीजें हम लोग ने देखा कि ये चीज जो है कि इन दिस कंट्री अंबानी हैज टू फॉलो लॉ, अडानी हैज टू फॉलो लॉ, टाटा हैज टू फॉलो लॉ, टाटा हैज टू फॉलो लॉ, बाटा हैज टू फॉलो लॉ। तो मतलब लॉ जो होगा उसको सभी लोगों को फॉलो करना है। अगर कोरोना में ये लॉ बनाया गया है कि आपको आपके घर के अंदर ही रहना है, तो यस सर आपको रहना है टिल द टाइम जब जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, आपको जब तक एक प्रायर नोटिस ना दिया जाए, आपको घर के अंदर ही देना है। फिर आप अमीर हो आप गरीब हो उससे मतलब नहीं है, राइट। तो अगर पीएम ने हमें कहा था कि थाली बजाइए, तो सर थाली सबने बजाई थी। दिस इज समथिंग जो हम लोग देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे व्हाट इज दिस, इससे क्या एस्टेब्लिश हो रहा है, जब जहां पे भी लॉ जो है वो सबको चला रहा है, भाई लॉ के हिसाब से ही तो चल रहे हैं सब लोग, और जहां पे भी लॉ सबको चलाता है या लॉ सारी नेतृत्व करके सारी चीजें चलाता है, वहां पे क्या होता है सर वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। हमें यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मिला जिसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, राइट। तो ये चीजें हम लोग को देखने के लिए मिली, समझ गए। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे हल्दीराम आप जानते होंगे, हल्दीराम इज अ गुड चेन है, बहुत बड़ी है हल्दीराम भुजिया एंड ऑल की। इसमें क्या होता है कि इसमें एक्चुअली जो ओनर्स हैं वो थोड़े ज्यादा हैं, इट्स अ फैमिली मेंबर जो है वो ओनर है। तो एक जो उसमें से ओनर है वो ही इज बिहाइंड द बार्स, वो जेल में। एंड द रीजन इज आई हैव, जितना मुझे पता है कि देयर वाज अ केस जहां पे इनके शायद रेस्टोरेंट या समथिंग के सामने एक चाय की स्टॉल थी, ही मर्डर्ड दैट पर्टिकुलर चाय वाला। एंड यहाँ पे चाय वाला मीन्स दैट पर्टिकुलर चाय वाला, नॉट दैट चाय वाला। तो ही मर्डर्ड हिम। एंड अब आप देखो कि ही मर्डर्ड हिम, ही हैज वायलेटेड लॉ, और लॉ वायलेट करने के लिए लॉ ने अपना जो भी एक्शन था, ही इज अ रिच गाय ना, हल्दीराम इज अ रिच गाय, वो चाहता तो पैसे दे के सब कुछ चेंज कर सकता था। अगर हमारा लॉ रिचेस्ट के लिए या रिच के लिए क्या होता, लीनियंट होता, तो क्या होता, हल्दीराम भाई साहब बच जाते। बट हमारे लॉ में क्या है, ऑल आर इक्वल, सब इक्वल है, फिर वो गरीब हो या वो अमीर हो या वो मिडिल क्लास हो, कोई मतलब नहीं है उससे, ऑल आर इक्वल। सो जो हल्दीराम भाई साहब हैं वो आज किसके पीछे हैं, जेल के सलाखों के पीछे हैं, राइट। सो इससे हमें पता लगता है कि इन आवर कंट्री देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, लॉ के हिसाब से सब लोग चल रहे हैं, खुद की मर्जी कोई नहीं चला पा रहा है। कल को अगर अंबानी ऐसा कहता है ना कि नहीं नहीं साहब हम ये चीज काम नहीं करेंगे, आई विल नॉट फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग, इंस्टेड जो मैं कर रहा हूं उसको आप मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चीजें आ जाएंगी कि सर जो आपके लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, उस पर क्या आ जाएगा, खतरा आ जाएगा, अथॉरिटी पे, लॉ की अथॉरिटी पे खतरा आ जाएगा। और वो अथॉरिटी जो है वो लॉ नहीं अपने आप को खतरे में डालेगा ना, डेफिनेटली। सो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग जिसमें हम लोग ने जाना रूल ऑफ लॉ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ अब आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसे समझिए सर कि हम लोग, मतलब मुझे काफी टाइम हो गया, एंड डेफिनेटली सुनो, आई विल टेल यू माई रियल इंसिडेंट स्टोरी। आई वॉज वेरी यंग जब आई स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर फील्ड, जिसमें मैंने एक बार इंटरव्यू दिया तो मैं अब ये चीजें करने आया। अब होता क्या है ना कि जब मैं पढ़ा रहा था तो ऑफलाइन क्लास में देयर वाज अ पर्सन, he was texting in his particular mobile phone, he was texting in his particular mobile phone while I was teaching. अब होता क्या है कि when I asked him कि सर प्लीज what you are doing, it's disturbing the class, जो आप कर रहे हो उससे क्लास डिस्टर्ब हो रही, तो he said कि सर एकेडमी में बात हो रही है, मतलब he tried to flaunt himself, और हमें हर जगह ये कुछ ना कुछ ऐसे टाइप्स के नमूने जो होते हैं वो मिल जाते हैं। he tried to flaunt कि सर I am into IPS, मैं एकेडमी में बात कर रहा हूँ, I am into IPS। तो अब कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि यू आर एन आईपीएस, वेरी गुड फॉर यू, दैट इज वेरी गुड, एंड इफ यू आर आईपीएस देन व्हाई आर यू हियर इन क्लास। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप आईपीएस हो तो आप यहाँ क्लास में क्या कर रहे हो, और दूसरी चीज अगर आप क्लास में हो तो यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, एंड यहाँ पे अथॉरिटी किसकी है, टीचर की। सो टू एस्टैब्लिश माई अथॉरिटी, वहां पे मैंने उनको सिंपली ये बात कही कि सर इफ यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट काम, अगर आपका काम इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो प्लीज गो आउट ऑफ अ क्लास एंड आराम से काम खत्म कर लीजिए वहां पे। तो उनको फिर वहां पे समझ में आ गया कि सर जो है वो निकालने वाला बंदा है, ये बहुत प्यार से इसने मुझसे क्लास से बाहर निकलने के लिए कह दिया है और बहुत स्मूथ वे में किया है। तो दिस इज अ थिंग हमें ऐसे देखने के लिए मिल जाते हैं। बट अगर मैं ऐसा कहता कि ओ माय गॉड यू आर एन आईपीएस ऑफिसर, प्लीज कम हियर ऑन अ स्टेज एंड प्लीज मिसबिहेव,
आप मिसबिहेव करिए, तो वहां पे मैं क्या करता, अपनी अथॉरिटी को जो है वो लूजन अप कर देता, राइट, लूज कर देता। सो दिस इज अ थिंग जहां पे हमें अपनी अथॉरिटी को क्या करना होता है, बचाना होता है। सो वी हैव टू सी दैट देयर इज अ पर्टिकुलर रूल ऑफ लॉ इन आवर कंट्री। विद दिस एग्जाम्पल मैंने आपको ये समझाया, और ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, राइट। सो ये चीजें जो है वो हम लोग ने आपको समझाया। अब टीचर की जो अथॉरिटी होती है वो तभी प्रूफ हो पाएगी ना, जब क्या होगा, जब मेरे लिए जो सभी स्टूडेंट्स हों वो क्या हो, वो इक्वल हो। आई विल नॉट ट्रीट हिम एज एन आईपीएस ऑफिसर, आई विल ट्रीट हिम एज एन स्टूडेंट। अगर आप आईपीएस ऑफिसर ही बन के आए हो तो व्हाई आर यू हियर इन क्लास? You should not be here, you should not be sitting here, and if you are sitting here, you all are equal to me। आप सभी लोग इक्वल हो। और ऐसा ही कुछ हमारे पास क्या होता है, हमारे लॉ भी जो होता है ना, हमारा जो लॉ है वो कुछ ऐसा ही है कि लॉ के लिए सब लोग इक्वल होंगे, तभी तो वो अथॉरिटी अपनी वो कर पाएगा, रख पाएगा। अब इमेजिन करिए कि मैं आगे के बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, दैट आईपीएस ऑफिसर इज नोटिसिंग इट, और वो नहीं पढ़ रहा है। फिर अगर मैंने उससे बोला होता कि सर बाहर चले जाओ, क्लास डिस्टर्ब हो रही, तो वो मेरे से ये क्वेश्चन कर सकता था ना, सर यू आर टीचिंग ओनली द फ्रंट रो, आप सिर्फ आगे के बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे मेरी अथॉरिटी पे क्या था, क्वेश्चन मार्क था। और सेम गोज विद लॉ। जो लॉ है हमारा, इट इज समथिंग जहां पे क्या होगा, जब सब लोग इक्वल होंगे, जब सब लोग, लॉ हमारे सारे भी जो लोग हैं उनको इक्वल मानेगा। when there will be equality before law, जब भी इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी तभी हमारा रूल ऑफ लॉ जो होगा वो प्रिवेल कर पाएगा, राइट। सो अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ है तो दिस इज अ प्री कंडीशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ प्री कंडीशन टू रूल ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ is precondition to what, to rule of law। ये प्री कंडीशन है इसकी, राइट, दिस इज अ प्री कंडीशन टू रूल ऑफ लॉ। होप ये चीजें आपको अब समझ में आ गई होगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा और इलेबोरेट करूंगा मैंने आपको यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड व्हाट इज दिस पर्टिकुलर रूल ऑफ लॉ, ये मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया है। इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ एंड सॉरी आई एम रियली सॉरी, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग जो हमने यस जो हम लोग ने देखा था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मेरे स्लिप हो गया एकदम से माइंड से, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड इट विल टेक थोड़ा सा टाइम। सो बी पेशेंट। फंडामेंटल राइट से आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाएंगे और ऑल्सो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन योर मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो ये जो बेस क्रिएट हो रहा है, डू नॉट थिंक दैट इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि 1-1 घंटे की वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं आपको। तो आई होप, आई नो थोड़ा सा टाइम तो जो है वो मिसमैनेज हो रहा है, बट डोंट वरी, आपका कोर्स जो होगा वो मेरी जिम्मेदारी है पूरा कराना। तो अगर बाद में मौका पड़ता है तो मैं 3-3, 4-4 घंटे की भी क्लासेस लूंगा, डेफिनेटली लूंगा। सो विद दिस वी विल बी एंडिंग अप आवर लेक्चर टुडे का, आज का लेक्चर। विल बी मीटिंग यू टुमारो विद द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय।